नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सबका हिंदी साहित्य वाटिका में। आइए सुनते हैं इम्तियाज़ अकबर जी द्वारा लिखी कहानी यादों के कैनवस पर। दोस्तों, यह कहानी है मुंबई में बीजे आर्ट्स की पढ़ाई करने वाले दो छात्रों किरण एवं सुमित की, जो पढ़ाई करते करते एक दूसरे को कब पसंद करने लगते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता, किंतु सही समय पर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाने के कारण इन दोनों के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। तो आइए सुनते हैं कहानी यादों के कैनवस पर। रात भर मेरी यादों के कैनवस पर किरण की तस्वीर रेखांकित होती रही। 12 साल बाद भी उसके चेहरे की खूबसूरती और दिल डॉल में खास बदलाव नहीं आया था, बस हल्की सी स्याही आंखों के नीचे नुमाया थी। आर्ट गैलरी में उसके चित्रों की प्रदर्शनी पर मैंने मुबारकबाद दी तो वह थैंक्स कहकर खामोश रह गई। इसके बाद जब मैंने उसके पति के साथ हुए ट्रेन हादसे पर दुख जाहिर किया तो वह सिर झुकाए खड़ी रही। मैंने ढाढ़स बंधाते हुए हल्के हाथ से उसके कंधे को छुआ और आगे बढ़ गया। तभी पीछे से आवाज़ आई, आपको भी बधाई। वह अपना वाक्य पूरा करते हुए बोली, आपको एग्जीबिशन की बहुत बहुत बधाई। मैंने भी थैंक्स कहकर औपचारिकता निभा दी। पूरे दिन हम पेंटिंग्स के कद्रदानों व शहदाइयों से घिरे रहे। उनसे चित्रों के कलात्मक पहलुओं पर दाद बटोरते रहे। नामी गिरामी हस्तियां यहाँ मौजूद थीं। अवसर था रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म शताब्दी पर कोलकाता में आयोजित भव्य चित्र प्रदर्शनी का, जिसमें देश विदेश के चुनिंदा चित्रकारों के चित्रों की नुमाइश करने का मौका मिला था। इनमें मेरे साथ किरण भी थी। प्रदर्शनी के समापन के बाद रात में एक 5 सितारा होटल में डिनर पार्टी रखी गई। वहाँ भी हम पेंटिंग के दीवानों से घिर गए। भीड़ को चीरते हुए मेरी नज़र बार बार किरण पर पड़ रही थी। पार्टी में उसके दोनों बच्चे भी उपस्थित थे। धीरे धीरे लोग खाना खाकर जाने लगे। इस बीच कुछ टीवी चैनल वालों ने चित्रकारों से बातें की। माहौल शांत हो गया तो किरण मेरे पास आई और बोली, चलिए खाना खाते हैं। मैंने फौरन हाँ कहा और उसके साथ चल पड़ा। उसके बच्चे रितेश और सुचित्रा खाना शुरू कर चुके थे। किरण ने मेरी भी प्लेट लगा दी। खाते वक्त किरण अपने बच्चों से परिचय कराने लगी तो मैंने कहा, मैं इन्हें जानता हूँ। वह चौंक पड़ी। मैं बोला, कुछ दिन पहले ही इनकी तस्वीरें अखबारों में देखी थीं। इनके साथ तुम्हारा भी जिक्र हुआ था। आप जानते हैं? वह आश्चर्य से बोली। कुछ पल बाद मैं फिर बोला, कमाल है, तुमने इन दोनों को भी आर्टिस्ट बना दिया। इतनी छोटी उम्र में इन्होंने ऑल इंडिया पेंटिंग कंपटीशन में अवार्ड जीतकर साबित कर दिया है कि ये तुम्हारे बच्चे हैं। किरण ने मेरी बात पर मुस्कुराकर नज़रें झुका ली। फिर हम खाने में मशगूल हो गए। तभी सुचित्रा ने पूछा, अंकल आप वही सुमित अंकल हो जो मम्मी के साथ बीजी स्कूल ऑफ आर्ट्स में थे? यह सुनते ही मुझे 440 का झटका लगा। अरे, मेरे बारे में आपको कैसे पता? मम्मी अक्सर आपका जिक्र किया करती हैं। सुचित्रा आइसक्रीम का मज़ा लेते हुए बोली। मैंने किरण की ओर देखा तो वह होठों पर हल्की मुस्कान बिखेर कर रह गई। खाना खत्म करके हम कुछ देर होटल की लॉबी में बैठ गए। मैंने किरण से उसके पति के साथ हुई ट्रेन दुर्घटना का जिक्र किया। होनी को कौन टाल सकता है? वह बड़ी गंभीरता से बोली। सुना है अब वह घर पर ही है। यह सुनते ही किरण का चेहरा सुर्ख पड़ गया। कुछ देर रुककर वह गंभीरता से बोली, मुंबई में रहते हुए भी मेरे बारे में मालूमात रखते हैं आप? तुम्हारी दोस्त कोमल अक्सर मिलती है, उसी से सब पता चलता है। हाँ, कोमल से तो फ़ोन पर मेरी बात होती रहती है, वह बोली। फ़ोन तो तुम मुझे भी कर सकती हो, क्या इस लायक भी नहीं हूँ मैं? यह सुनकर उसने चुपचाप सिर झुका लिया। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने विषय बदलते हुए पूछा, सुना है अमेरिका की पेंटिंग एग्जीबिशन में आपकी पेंटिंग की काफ़ी चर्चा हुई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में उसकी रिव्यू प्रकाशित हुई। अच्छा, तुम्हें कोलकाता में रहकर भी मेरे बारे में इतनी जानकारी मिल जाती है?
हाँ, मुझे भी कोमल से ही खबर मिलती है। वह मुस्कुरा दी, फिर बोली, ठहरे कहाँ हैं आप? मुंबई वापस कब जा रहे हैं? पास ही एक होटल में रुका हूँ। परसों का रिजर्वेशन है, हावड़ा मेल से। तो कल दोपहर या शाम का खाना मेरे घर खा लीजिए। दुर्गेश से भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे भी उनके एक्सीडेंट से बहुत आहत दिख रहे हैं आप। लगा जैसे उसने कोई तीक्ष्ण बाण मेरी तरफ दाग दिया हो। मैं किरण का यह निमंत्रण स्वीकारने में हिचकिचा रहा था। तभी उसने कहा, ठीक है, अपना नंबर दे दीजिए, मैं कल सुबह आपको फ़ोन करके कंफर्म कर लूँगी। वह नंबर लेने के बाद अपने बच्चों के साथ लॉबी से बाहर जाने लगी। तभी सुचित्रा और रितेश साथ ही बोल पड़े, हाँ अंकल, आइए ना हमारे घर। हाँ ज़रूर आऊँगा, कहते हुए मैंने उन तीनों को लॉबी के गेट तक रुखसत किया। रात भर मैं किरण के बारे में सोचता रहा। उसके व्यक्तित्व में ठहराव आ चुका था। चंचलता गायब हो गई थी। मुझे याद आ रहे थे वे दिन जो हमने साथ साथ बिताए थे। मुंबई में बीजे आर्ट्स की पढ़ाई करते करते हम एक दूसरे के करीब आ गए थे। उन दिनों वह मुझे तुम कहकर संबोधित करती थी। कॉलेज के हॉल, कैंटीन, लाइब्रेरी और मुंबई की आर्ट गैलरियों में हम साथ साथ नजर आते थे। किरण मेरी पेंटिंग्स से काफ़ी प्रभावित थी। मेरे बनाए चित्रों में उसे अपने जीवन का अक्ष नजर आता था। दूसरों की पेंटिंग्स पर की गई मेरी टिप्पणियाँ भी उसे प्यारी लगती थी। वह मुझे कहती, यू आर अ जीनियस। सुमित, तुम्हारे अंदर एक चित्रकार ही नहीं, एक महान लेखक भी मौजूद है, और यही एक सच्चे पेंटर की पहचान है। किरण अपने चित्रों में ग्रामीण जीवन और मेहनतकश लोगों के परिवेश का सजीव चित्रण पेश करती रही है। मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कुम्हार की पेंटिंग के लिए उसे प्रथम पुरस्कार मिला था। उसका बनाया गया वह चित्र आज भी कॉलेज की आर्ट गैलरी में लगा है। सूडो रियलिज्म पर आधारित उसके विचार और चित्रकला की बारीकियाँ उसके चित्रों में देखने को मिलती थी। उसके पात्रों की भावभंगिमाएँ और एक एक सलवट इतनी बारीकी व कुशलता से दर्शाई गई होती थी कि देखने वाला अवाक रह जाता था। वह आम आदमी की अभिव्यक्ति को लेकर हमेशा नए नए प्रयोग करती रहती। असल में वह एक यथार्थवादी कलाकार थी। धीरे धीरे कॉलेज में हमारे रोमांस की बातें उड़ने लगी थीं, लेकिन हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं थी। प्यार के नाम पर हमारे बीच जो भी चल रहा था वह सिर्फ भीतर था, उसे कोई नाम नहीं दिया जा सका था। यदि यह सचमुच प्यार था तो इसका इजहार भी मैं नहीं कर पा रहा था। शायद झिझक रहा था कि मेरी इजहारे मोहब्बत कहीं नाकाम आशिक का जनाजा न बन जाए और प्यार दीवाने गालिब की किसी दर्द भरी गज़ल का मिसरा बनकर न रह जाए। बीजी आर्ट्स में पढ़ाई खत्म होने को थी। कॉलेज के आखिरी दिन बचे थे। उससे दिल की बात कैसे करूं, इस उधेड़ बुन में मैं अपने आप से पहेलियां बुझा रहा था कि एक दिन अचानक वह बोली, डैडी ने कोलकाता में अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी तय कर दी है। अचानक उसके रहस्योद्घाटन से मेरे भीतर सुनामी सी उमड़ आई, लेकिन मैंने खुद को संयत रखा। अपने सपाट चेहरे पर मामूली सी शिकन भी नहीं आने दी। वह मेरी आंखों में झांक रही थी, मानो मेरा मन टटोल रही हो। मैंने कहा, अच्छी बात है, कब कर रही हो शादी? मेरा जवाब सुनकर वह हक्की बक्की रह गई। फटी हुई आंखें और तनी हुई भौहों ने उसके दिल की बात जाहिर कर दी थी। कुछ देर बाद वह आर्ट गैलरी से पैर पटकते हुए बाहर चली गई। किसी को भी पता नहीं चला किरण कब शादी करके कोलकाता चली आई, कोमल को भी नहीं। सारे दोस्त दंग रह गए। कहते हैं कलाकार थोड़े सिरफिरे होते हैं। उस पर यही बात लागू होती थी, लेकिन सबसे बड़ा सिरफिरा तो मैं था जिसने उसकी भावनाओं से खिलवाड़ किया। वह शादी के बाद कोलकाता सेट हो गई थी। दुर्गेश कोलकाता की एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता था। यह सुनकर तो मैं शर्म से ज़मीन में ही धंस गया कि किरण जैसी भावुक कलाकार के पति को पेंटिंग में दिलचस्पी नहीं है। पता चला कि किसी बात पर दुर्गेश के साथ उसकी अनबन हो गई थी, तो उसने उसकी एक खूबसूरत पेंटिंग फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक दी थी। यहाँ तक कि घर का खर्च चलाने के लिए वह कोलकाता की कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसियों में फ्रीलांस भी कर रही थी। और एक दिन
जब कोमल ने मुझे समाचार दिया कि ट्रेन दुर्घटना में दुर्गेश के दोनों पैर चले गए तो मेरा पूरा अस्तित्व सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। सोचा कोमल से उसका नंबर लेकर उसे फ़ोन करूं, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई थी। अपराध बोध भी था। दुर्गेश की नौकरी चली जाने से घर की सारी जिम्मेदारी किरण पर आ पड़ी थी। वह आर्ट गैलरियों में खरीदार ढूंढ रही थी। वह दुर्गेश को खुश रखने की कोशिश कर रही थी ताकि वह हीन भावना से ग्रस्त न हो जाए। विचारों का कारवां गुजर गया और सुबह हो गई। मैं सोच रहा था कि किरण के घर जाऊं या नहीं। कुछ देर बाद मोबाइल की रिंग बजी। मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया और न किरण के घर जाना मुनासिब समझा। उसका सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं ही था। कितनी गहरी खाई में धकेल दिया था मैंने उसे। आखिर किस मुंह से उसके घर जाता और उसकी दावत खाता। वह हर घंटे 1.5 घंटे बाद फ़ोन करती रही, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया। हो सकता है मैं फिर एक बार सिर फिरेपन पर उतर आया था। मेरे अंदर के कलाकार ने यूँ तो अनगिनत आकृतियाँ अपने कैनवस पर उतारी थीं, लेकिन जीवन की दीर्घा में यह कौन सी जीती जागती आकृति देख रहा था मैं, जिसमें किरण अपाहिज पति और बच्चों के साथ हाथ में ब्रश थामे खड़ी थी। आकृति में उतरे सारे रंग मुझे बदरंग नजर आ रहे थे। मैं हावड़ा मेल की सीट पर बैठा यात्रियों की भीड़ को निहार रहा था। कोलकाता स्टेशन का प्लेटफॉर्म जिस पर हावड़ा मेल खड़ी थी, एक तरह से मेरी समाधि बन चुका था। किरण के निमंत्रण को ठुकराकर मुंबई जाते हुए मैं खुद को प्राणहीन समझ रहा था। आत्मग्लानि से ग्रस्त मैं अपनी उन पेंटिंग्स पर कालिख पोत रहा था जिन्हें लोगों की अपार प्रशंसा मिली थी। तभी मैंने यात्रियों की भीड़ में दौड़ती भागती सी किरण को देखा, जो ट्रेन की हर विंडो में झांक रही थी। उसके बढ़ते कदम ठिठक गए और आंखें पथरा गईं जब उसने मुझे देखा। राहत की सांस लेते हुए उसने दुपट्टे से माथे का पसीना पोंछा और मेरी तरफ बढ़ी। कैसे अजीब आदमी हो तुम, कल से फ़ोन कर रही हूँ, वह झुंझला कर बोली। यह लो, ट्रेन में खा लेना। उसने स्टील का बड़ा सा टिफ़िन थमा दिया। तभी गाड़ी चल पड़ी। चलती हुई गाड़ी के साथ कुछ कदम वह भी चलती रही और ऊंची आवाज़ में बोली, अपना ख्याल रखना और मुंबई पहुंचकर फ़ोन ज़रूर करना। आंखों से ओझल होने तक मेरी नज़रें उसी पर गड़ी रहीं। बहुत खुशी हुई। सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि वह आपसे तुम पर लौट आई थी। यह खुशी आंसू बनकर मेरी आंखों से छलक पड़ी थी। धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस कहानी और वीडियो के संबंध में अपने विचार अवश्य भेजिएगा। शुक्रिया।